हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पुस्तकालय अधिनियम के संबंध में। ठीक है। और कुछ शॉर्ट नोट्स जो लिखने के लिए आता है उससे संबंधित कुछ हमारे पास मटेरियल है जिसको हम आप लोगों को बताएंगे। और ये आप लोगों के लिए परीक्षा में काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। पुस्तकालय अधिनियम, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। ठीक है, आइए हम शुरुआत करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय अधिनियम राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय स्वशासन स्तर पर सक्षम सत्ता के द्वारा बनाए गए कानूनी मान्यता प्राप्त नियम व विनियम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पुस्तकालय अधिनियम जो है राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय स्वशासन स्तर पर सक्षम सत्ता के द्वारा बनाए गए कानूनी मान्यता प्राप्त नियम विनियम है। दूसरे शब्दों में, एक ऐसा विधान या अधिनियम, विधि या कानून तैयार करना जो पुस्तकालयों के संबंध में सरकार के अधीन एक अच्छी पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना तथा उसका रखरखाव, सेवाओं, कार्यों, अधिकारों एवं प्रबंध को एक वैधानिक रूप प्रदान करता है। किसी भी संस्था को कारगर एवं सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार सार्वजनिक पुस्तकालयों को भी सुव्यवस्थित तथा सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्रंथालय अधिनियम पारित एवं क्रियान्वित किए जा रहे हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। भाई देखिए, हर एक चीज़ का एक नियम होता है। ठीक है, एक अगर फैक्ट्री होती है, बड़ी फैक्ट्री होती है, तो उसमें भी कई पार्ट होते हैं। ठीक है, उसमें भी मैनेजर बनाया जाता है। ठीक है, और जो एक होते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद वर्कर्स होते हैं ढेर सारे। ठीक है, और उसका हर एक विभाग अलग होता है कि यहाँ पे जो है कि रॉ मटेरियल आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर कहाँ पे उसको क्रशिंग किया जाएगा, कहाँ से हमारा फ्रेश माल बन के तैयार होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी प्रकार से पुस्तकालय में भी क्या किया गया, एक अधिनियम बनाया गया। ठीक है, आइए इसके बारे में आगे आपको समझाएंगे। पुस्तकालय अधिनियम का क्या उद्देश्य है भाई? तो पुस्तकालय सामग्री की एक ऐसी व्यवस्था करना जिससे उसका अधिकतम हो, यानी पुस्तकालय सामग्री का जो है व्यवस्था इस प्रकार से की जाए कि उसका अधिक से अधिक उपयोग हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये है कि पाठक तथा पाठकों को पूर्ण पाठक एवं सकारात्मक विद्यार्थी बनाने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का सूत्र याद आ रहा है ना आपको यहाँ पर? ठीक है, जो पाठक नहीं उनको पाठक बनाओ और जो पाठक हैं उनको पूर्ण पाठक बनाओ। ठीक है, यहाँ देखिए, विश्वसनीय सूचना तथा स्वस्थ मनोरंजन सामग्री का संग्रह करना तथा निःशुल्क पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए उपयुक्त वित्तीय व्यवस्था करना। ठीक है, इसीलिए अधिनियम तैयार किया जा रहा था ताकि पुस्तकालय के क्षेत्र में कुछ सुविधाएं दी जा सकें। भारत में पुस्तकालय अधिनियम। ठीक है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भारतीय पुस्तकालय आंदोलन का जनक कहा जाता है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 1956 में भारत सरकार ने के.पी. सिन्हा की अध्यक्षता में, ठीक है, के.पी. सिन्हा की अध्यक्षता में पुस्तकालय सलाहकार समिति का गठन किया, जिससे यह अनुशंसा की कि केंद्र व राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू होने चाहिए। केंद्र व राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू होने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के प्रयासों से भारत में सन 1948 में सर्वप्रथम तत्कालीन मद्रास राज्य में भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया। याद रखने वाला बिंदु है, 1948 में सर्वप्रथम तत्कालीन, जो उस समय नाम था मद्रास था। ठीक है, अब चेन्नई हो गया है। तो वहाँ पर जो पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया 1948 में ही केंद्र सरकार ने एक अधिनियम बनाया जिसमें कलकत्ता स्थित इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया। 1948 में अधिनियम बना और जिसमें कि कलकत्ता स्थित इंपीरियल लाइब्रेरी को क्या किया गया, राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया। 1954 में भारत सरकार ने द डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट पारित किया, जिसको 1956 में संशोधित कर समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं को भी इनमें
सम्मिलित कर दिया गया है। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति, ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता कोलकाता तथा एक एक प्रति अन्य 3 सार्वजनिक पुस्तकालयों, ठीक है, वो मैंने चारों जगह बताई थी, ठीक है, याद होगा आप लोगों को। आइए आगे चलते हैं। तो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो पारित किया गया, तो उसमें भारत में निम्नलिखित राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ पारित है वो भी देख लेते हैं। देखिए, मद्रास सबसे पहले, अब तमिलनाडु है, ठीक है, मद्रास, ठीक है, अब तमिलनाडु है। यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948 सबसे पहले कहाँ, मद्रास में। उसके बाद आंध्र प्रदेश, सार्वजनिक पुस्तकालय आंध्र प्रदेश 1960। कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1965। महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1967। पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1979। मणिपुर पुस्तकालय अधिनियम 1988। केरल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1989, ठीक है, और हरियाणा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1989। गोवा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1993। मिजोरम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1993। गुजरात सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सन 2000, ठीक है। और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं और कहाँ कहाँ के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किए गए। तो उड़ीसा, अब उड़ीसा है, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम उड़ीसा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सन 2000। और उत्तराखंड सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2005। राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006। उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश जहाँ के आप निवासी हैं, तो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006 में पारित किया गया। इसकी जानकारी होना चाहिए। आगे हम अभी विस्तार से आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहे आप लोग। पांडिचेरी सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1993, ठीक है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2009। अब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का विवरण दिया जा रहा है, ठीक। चलिए अपनी जगह देखिए, ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006 में पारित किया गया। उसके विषय में हम यहाँ जानकारी आप लोगों को देने जा रहे हैं, ठीक है। वीडियो अगर थोड़ा लंबी हो तो देख लेना भाई, आपके फ़ायदे की चीज़ है, ठीक है। मैं वैसे वीडियो लंबी बनाता नहीं हूँ, अधिकतर वीडियो हमारी 10 से 15 मिनट की होती है, लेकिन इस समय आप लोग के फ़ायदे की चीज़ है, थोड़ा देख लीजिए। जितना मैंने BLIS 01 में अभी तक बता दिया है, ठीक है, BLIS 01 में जितना मैंने अभी तक बता दिया है, इसमें से ज़रूर आपको प्रॉफिट होगा, 100% हमारी गारंटी है। चलिए देख लेते हैं अब हम लोग। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू कराने का प्रयास 1930 से ही प्रारंभ हो गया था। तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद के कहने पर 1947 में डॉक्टर रंगनाथन ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप तैयार किया, जिसे 1949 में प्रकाशित किया गया। इसके बाद 1959, 1960 तथा 1964 में पुस्तकालय संघ द्वारा भी अनेक प्रयास किए गए। संघ द्वारा प्रोफेसर S बशीरुद्दीन की अध्यक्षता में 1969 में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1969 में, ठीक है। उसके बाद सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया। विधेयक की प्रतियां शिक्षा मंत्री तथा विधि मंत्री आदि को प्रस्तुत की गई। इसके पश्चात 1970 में संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री तथा विधानसभा के उपाध्यक्ष से मिलकर विधेयक पारित करने का अनुरोध किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1971 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री राधा कृष्ण गोस्वामी की अध्यक्षता में सार्वजनिक पुस्तकालय जांच समिति का गठन किया। UPLA के प्रयास के फलस्वरूप शासन द्वारा 1972 में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय समिति का गठन किया गया, जिसका प्रमुख कार्य प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक का आलेख प्रस्तुत करना था। समिति ने औपचारिक कार्रवाई करके विधेयक को विधानसभा में पारित करने हेतु विशेष कार्याधिकारी सार्वजनिक पुस्तकालय की संस्तुति की, जिसके आधार पर शासन ने शिक्षा के अंतर्गत पुस्तकालय प्रकोष्ठ को स्थापित कर एक विशेष कार्य समिति की स्थापना की, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता भी दिया गया कितना बढ़िया मैं बना के, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की संरचना, ठीक है। ये देख लीजिए, ये जो संरचना बनाई गई है, ये संरचना उत्तर प्रदेश शासन
राज्य पुस्तकालय परिषद, राज्य स्थायी समिति, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, राज्य संदर्भित पुस्तकालय और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित सहायता प्राप्त पुस्तकालय। 3 भागों में बांटा गया है। राजकीय जिला पुस्तकालय, शाखा तहसील खंड पुस्तकालय, ग्राम पुस्तकालय, चल पुस्तकालय और पुस्तक वितरण केंद्र, और ये राज्य संदर्भित पुस्तकालय हैं। उसके बाद ये स्वैच्छिक वाले में स्वैच्छिक संगठनों के सार्वजनिक पुस्तकालय और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संचालित पुस्तकालय। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आ जाता है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की संरचना, ये मैप जरूर, ये जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है इसको ज़रूर आप लोग बनाइएगा, ठीक है। इससे आप लोगों का जो शिक्षक का जो कॉपी चेक करते समय उसका जो दिमाग रहेगा वो थोड़ा सा खुद भी सोचेगा कि बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया है, और उसके दिमाग में पॉजिटिव विचार आएंगे और आपको अच्छा नंबर मिलेगा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इफ्ला। इफ्ला ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। 2020 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया इफ्ला, और अब ये 2023 है, इसमें भी ज़रूर पूछा जाएगा। तो ध्यान दीजिए इफ्ला है क्या। पुस्तकालयों, सूचना तथा प्रलेखन के सभी क्षेत्रों में क्रियाकलापों में से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इफ्ला, की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत समय से यह मांग की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय संघों का एक संगठन होना चाहिए। इंटरनेशनल लाइब्रेरी कांग्रेस की एक बैठक ब्रुसेल्स में 1910 में संपन्न हुई। पुस्तकालय संघों का अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाने पर जोर दिया गया। यूरोप के शहर भाग में जुलाई 1926 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरियंस एंड बुक लवर्स का आयोजन किया गया, ठीक है। ग्रेवेल हेनराइट जो संगठन के अध्यक्ष थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया, जिसे मान्य कर लिया गया, और इस समिति का लक्ष्य समय समय पर सम्मेलनों का आयोजन करना था। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन तथा लीग ऑफ नेशंस एंड इंटरनेशनल कमीशन फॉर इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन के कार्यकारी विभागों से संपर्क स्थापित करना अच्छा इसका मुख्य उद्देश्य। इफ्ला की स्थापना 1972 में की गई। उस समय इसका फ्रेंच नाम फेडरेशन इंटरनेशनल डेवो बिब्लियोग्राफी था, जो बाद में इफ्ला के रूप में परिवर्तित हुआ 1928। अच्छा, ये 1927 में इफ्ला का जो है क्या किया गया, स्थापना की गई। इफ्ला क्या कर रहा था भाई, इफ्ला की भूमिका क्या थी, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय की पहचान, ठीक है। भारत में इफ्ला के सम्मेलन तथा इसके कार्यक्रम, तो ये देखिए इफ्ला का 58वां महाअधिवेशन जो हुआ था, तो जनरल कॉन्फ्रेंस इसका भारत के नई दिल्ली में सितंबर 1972 में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य विचार विमर्श एवं चर्चा का विषय पुस्तकालय एवं सूचना नीति एक दृष्टिकोण ये रखा गया था। इसके अतिरिक्त प्रमुख निम्नांकित प्रकरणों विशद की चर्चा यूरोप समुदाय की पुस्तकालय में दक्षिणी एशियाई संकलन, अफ्रीकी देशों की पुस्तकालय तथा सूचना नीति, दक्षिणी पूर्वी एशिया में विशेष संदर्भ कलाकृतियाँ, ये सब विषय थे जिस पर चर्चा हुई थी, ठीक है। वांग्मय में सहकारिता, सूचीकार तथा उपयोगकर्ता की आवश्यकता, यानी कि ये सब विषय हैं। सूचना प्रौद्योगिकी है, ठीक है, इस पर भी बात हुई थी। पुस्तकालय इतिहास है, भारतीय पुस्तकालय इतिहास है, पिछड़े लोगों की सेवाओं का पुस्तकालय, विकासशील देशों के राष्ट्रीय पुस्तकालय, इन सब पर विचार विमर्श किया गया, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। भारतीय पुस्तकालय संघ क्या है भाई, तो प्रत्येक देश में पुस्तकालय संघों की स्थापना पृथक पृथक रूप में हुई, लेकिन भारत में पुस्तकालय संघ की स्थापना का इतिहास अन्य देशों से भिन्न है। देखिए क्या भिन्न है भाई, अन्य विभिन्न देशों में पुस्तकालय संघों की स्थापना मुख्यतः राष्ट्रीय स्तर पर की गई, जबकि भारत में राष्ट्रीय स्तर के पुस्तकालय संघ की स्थापना के पूर्व ही बड़ौदा पुस्तकालय संघ 1910, पंजाब पुस्तकालय संघ 1915, मद्रास पुस्तकालय संघ 1928 आदि की स्थापना हो चुकी थी। प्रथम भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन 12 सितंबर 1933 को एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में शुरू हुआ, और भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना की घोषणा M.O. थॉमस की अध्यक्षता में 13 सितंबर 1933 में की गई। पंजाब विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति S.C. बुलनर को भारतीय पुस्तकालय संघ के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया।
अब भारतीय पुस्तकालय संघ तो जरूर आएगा भाई, ध्यान दीजिएगा और ये चीज़ें याद रखिए। डॉक्टर रंगनाथन का योगदान इस संघ की स्थापना में रहा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं भारतीय पुस्तकालय संघ। ठीक है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसके क्या मुख्य उद्देश्य थे। तो मुख्य उद्देश्य देखिए, भारत में पुस्तकालय आंदोलन को प्रोत्साहित करना एवं गति प्रदान करना, भारत में पुस्तकालय संघों को प्रोत्साहित करना, पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा को अधिक बढ़ावा देना, सम्मेलन सेमिनार एवं बैठकों का आयोजन करना, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में प्रशिक्षण शिक्षा एवं शोध को प्रोत्साहित करना, पुस्तकालय व्यवसाय की सेवा स्तर एवं शर्तों में सुधार करना, उनको उन्नत करना, ये काम था पुस्तकालय संघ। अच्छा, एक और चीज़ है देखिए, IASLIC। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, ये भी आता है शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है, इस संघ की स्थापना 3 सितंबर 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह विशिष्ट पुस्तकालयों तथा सूचना केंद्रों का भारतीय संघ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सब शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाएगा। जब पेपर आपके हाथ में आ जाएगा ना, तब समझ आएगा कि अरे इसको देख लिए होते। ठीक है, क्योंकि ऐसा हम लोगों के साथ हुआ था, नई जानकारी थी जब हम लोगों ने पेपर दिया था उस समय बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आई थी, तो मैं अनुभव के आधार पर ही आप लोगों को बताता हूँ, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि द्वितीय महायुद्ध के बाद अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पुनर्निर्माण तथा मुख्यतः आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध तथा नियोजित विकास की आवश्यकता ने विशिष्ट प्रकृति के पुस्तकालयों की अपेक्षा की। इसके फलस्वरूप ही श्री AK मुखर्जी, श्री GB घोष तथा SS होरा के प्रयत्नों के उपरांत IASLIC की स्थापना की गई। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है भाई? ज्ञान एवं सूचना के अर्जन, व्यवस्थापन तथा प्रसारण को बढ़ावा देना, पुस्तकालय तथा सूचना सेवाओं तथा प्रलेखन की गुणवत्ता को उन्नत बनाना, पुस्तकालयों, सूचना ब्यूरो, प्रलेखन केंद्रों, वैज्ञानिकों, शोधार्थी एवं विशेषज्ञों के लिए सक्रिय संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना, वैज्ञानिक तकनीकी व सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में सूचनाओं के केंद्रों में के रूप में कार्य करना, विशिष्ट पुस्तकालयों के कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण आदि के आयोजन कर तकनीकी क्षमता को बढ़ाना। अच्छा भैया, ये भी एक देख लीजिए, क्षेत्रीय पुस्तकालय केंद्र। 1976 में कुलपतियों के सम्मेलन में देश के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ पुस्तकालय सुविधाओं की आवश्यकता पर विचार विमर्श किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्षेत्रवार केंद्रीय पुस्तकालय सुविधाओं को प्रदान करने की व्यवहारिकता की राय दी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित समिति ने 1976 में दिल्ली में एक राष्ट्रीय केंद्र और 4 केंद्र कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, बनारस विश्वविद्यालय में स्थापित करने की अनुशंसा की। क्षेत्रीय पुस्तकालय केंद्रों की स्थापित करने का उद्देश्य पूरे देश में अत्यधिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रभावी सूचना सेवाएं, प्रतिलिपिकरण, फिल्म एवं अन्य यांत्रिक सेवाएं प्रदान करना था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक क्षेत्रीय पुस्तकालय को 60,000 का अनुदान प्रदान किया। 5वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति इन केंद्रों के विकास को दी गई। तो ये क्या है? क्षेत्रीय पुस्तकालय केंद्र है, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रीय पुस्तकालय केंद्र हो गया। और आगे चलते हैं। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान क्या है भाई? तो यह प्रतिष्ठान भारत सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिस्थापित एवं पूर्णतः वित्त पोषित एवं स्वायत्त शासी संगठन है। इसे स्थापित करने का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनों, राज्य सरकारों, पुस्तकालयों एवं जन शिक्षा को बढ़ावा देने में लगे हुए संगठनों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे कस्बों तक पुस्तकालय आंदोलन को ले जाना था। ठीक है, छोटे छोटे कस्बों तक, गाँव तक ले जाना था किसको? पुस्तकालय आंदोलन को। इसका जो राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान था, इसका यही उद्देश्य था मेन, कि गाँव तक पुस्तकालय आंदोलन को पहुंचाया जाए। इस प्रतिष्ठान की स्थापना पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में हुई। राजा राम मोहन राय शताब्दी समारोह, राष्ट्रीय समिति की बैठक, प्रधानमंत्री अध्यक्षता 1972 माफ़ कीजिएगा 1972 में हुई थी इसकी बैठक। और इस बैठक में ही यह निर्णय लिया गया था कि पुस्तकालय सेवाओं का एक
जाल बिछाया जाए जिससे देश के सुदूर क्षेत्रों में पुस्तकें पहुँचे ताकि लोगों के पठन अभिरुचि का विकास हो। यह प्रतिष्ठान वित्त पोषक निकाय के अतिरिक्त देश में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को समन्वित, संचालित एवं विकसित करने हेतु एक राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह देश में पुस्तकालय आंदोलन को प्रोन्नत बनाने का उत्तरदायित्व भी निभा रहा है। देश में पुस्तकालय सुविधाओं के सुधार लाने हेतु प्रतिष्ठान के समतुल्य एवं गैर समतुल्य सहायता की निश्चित योजनाएं अंगीकृत की गई। समतुल्य सहायता की राशि 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक राज्यानुसार उसके आकार, जनसंख्या और पुस्तक की आंतरिक संरचना विधि निधि पिछली इसके आधार पर रखा गया है। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये है आपका राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान। मुख्य उद्देश्य था गाँवों तक, कस्बों तक इस पुस्तकालय आंदोलन को ले जाना। ध्यान रखिएगा इसका उद्देश्य भारत में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति के निर्माण और उसके अभिग्रहण का प्रयास करना, राष्ट्रीय पुस्तकालय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालयों, जिला पुस्तकालय और अन्य प्रकार के पुस्तकालयों की समस्त सेवाओं को एकीकृत कर राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली का निर्माण करना, विभिन्न राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित अपनाने के लिए राज्य सरकार को प्रोत्साहित करना, प्रयास करना, पुस्तकालयों को तकनीकी वित्तीय उपलब्ध कराना। अच्छा, निस्केयर क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। निस्केयर का पूरा नाम जो है कि राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान है और इसकी स्थापना CSIR के 2 अग्रणी सूचना संस्थानों निष्काम तथा इंसडॉक के विलय के फलस्वरूप सन 2002 में हुई थी। इससे पहले इसे इंसडॉक के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सार्क प्रलेखन केंद्र। सार्क प्रलेखन केंद्र, इस केंद्र की स्थापना 1994 में की गई। यह सार्क का एक क्षेत्रीय केंद्र है। यह सार्क सदस्य देशों के लिए प्रभावी सूचना तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह उन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, विकासात्मक मामले में सूचना आदान प्रदान हेतु सक्षम बनाता है। सार्क सिस्टम केंद्रीय सुविधा कंट्रोल फैकल्टी सार्क प्रलेखन केंद्र एवं प्रत्येक सदस्य देश में एक फोकल पॉइंट से मिलकर बना है। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तकनीकी, आर्थिक उपयोग तथा विकासात्मक मामले में संबंधित प्रकाशित प्रतिवेदन आदि के रिपोर्टरी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये क्या है सार्क भाई 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। ये ध्यान जरूर रखिएगा आप लोग। ठीक है, और राष्ट्रीय विज्ञान डिजिटल पुस्तकालय, यह देश में अपने प्रकार का प्रथम पुस्तकालय है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य सुदूर क्षेत्रों में रह रहे पहुँच वाले विद्यार्थियों को पहुँचकर उन महानगरों में रह रहे विद्यार्थियों को उपलब्ध ई सुविधाओं तथा अन्य गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम आधारित सुलभता से इन तक पहुँचाना। ठीक है, ये काम था इसका। ठीक है भाई। अच्छा, नासडास्क क्या है भाई? ये भी है इंडियन स्कूल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स एवं इंडियन स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ की एक बैठक में सामाजिक अनुसंधान विषय पर पुस्तकालय संगोष्ठी में राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र की स्थापना के लिए 1959 में संस्तुति की गई। उनके सम्मेलन में इसकी स्थापना पर जोर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1969 में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई। 1970 में सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र की स्थापना की गई और 1986 में इसके नाम से परिवर्तन कर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र नासडास्क कर दिया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है भाई। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत एवं मान्य शोध सामग्री एवं कृतियों का संकलन करना, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की वित्तीय सहायता से संपन्न किए गए अनुसंधानों में प्रतिवेदन को सुलभ कराना, सामाजिक विज्ञान के शोधकर्ताओं को शोध हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। पुस्तकालय सहभागीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? तो पुस्तकालय सहभागीकरण की आवश्यकता के अनेक कारक हैं जिनके कारण पुस्तकालय सहभागीकरण की प्रक्रिया अपनाने को विवश हुए लोग। पुस्तकालय के उद्देश्यों व मूल अवधारणाओं में हुए परिमार्जन इसका मूल आधार है। कालांतर में पुस्तकालय स्वामित्व की अवधारणा को त्यागते हुए यथासंभव अधिकाधिक ज्ञान प्रसार की अवधारणा को अपना मूलाधिकार बनाते गए, जिसके फलस्वरूप पुस्तकालयों का मुख्य ध्येय अपने पाठकों की ज्ञान व सूचना पिपासा की तृप्ति के लिए अपने संसाधनों के अलावा अन्य पुस्तकालयों के
संबंधों की सहायता लेना अपरिहार्य होता गया। पुस्तकालय सहभागीकरण की आवश्यकता। देखिए, इसका उद्देश्य क्या था? पुस्तकालय सहभागीकरण का मुख्य उद्देश्य ज्ञान व साहित्य जगत में हुए विस्फोट, पुस्तकालयों की सिकुड़ते वित्तीय संसाधन, अंतर विषयी विशिष्टकृत अध्ययन तथा ज्ञान स्रोतों की विविधता के परिप्रेक्ष्य में पुस्तकालयों द्वारा अपने उपयोक्ताओं को उन्नत सेवा प्रदान करना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था। पुस्तकालय सहभागीकरण इन सभी कारकों का उत्पन्न की गई बाधाओं को दूर करता है। संसाधन सहभागीकरण प्रत्येक पुस्तकालय को अपने उपयोक्ताओं को उनके उपयोग की अधिकतम पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने में सक्षम बनाता है। ठीक है, ये क्या था? पुस्तकालय सहभागीकरण का उद्देश्य था। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को कैसा लगा? और अब आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें से कुछ चीज़ें ज़रूर आपके दिमाग में रहेंगी जिसको आप अपने ज्ञान से परिमार्जित करके और पेपर में अच्छे ढंग से लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी और ये पेपर में ज़रूर आएंगी, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि।